नमस्कार साथियों, डीएलएड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कल हमने इंग्लिश पार्ट बी के यूनिट 1 के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा यूनिट 5 हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। यूनिट 1 से 5 तक के बीच के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, वन लाइनर क्वेश्चन वो भी पढ़ा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड पार्ट बी की जो है उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा की संरचना। इसमें हम छोटे क्वेश्चन से लेके जितने भी बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि पिछले साल जो हमने यहाँ से क्वेश्चन बताए थे बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ से आपको देखने को मिले थे। तो इस साल भी मैं उम्मीद करूंगा कि कोई भी प्रश्न आपके यहाँ से बाहर न जाए। तो बिल्कुल सामान्य भाषा में आपको अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे, जो जिससे आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ सके। तो सबसे पहला प्रश्न जो है कि वो है डिप्थोंग या ग्लाइड किसे कहा जाता है। यदि ऐसा प्रश्न आए तो आपको याद रखना है, यह लिख के आना है, डिप्थोंग इज अ कॉम्बिनेशन। डिप्थोंग या ग्लाइड जो होता है वो कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो या दो से अधिक चीजों से बना हुआ। ऑफ टू वावेल साउंड, दो स्वर ध्वनियां, दो जो वावेल साउंड होते हैं उनका जो कॉम्बिनेशन बनता है, उनको इकट्ठा करने पर एक जो ध्वनि निकलती है उसको कहते हैं ग्लाइड या डिप्थोंग। आप यहाँ समझ चुके होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होते हैं, किसे हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहेंगे। When one sound is given by two consonants is called consonant cluster। तो consonant cluster यहाँ वो हुए जहाँ one sound एक ध्वनि is given दी जाए by two consonant दो consonant के माध्यम से, यानी दो व्यंजन मिलकर अगर एक जैसी ध्वनि प्रस्तुत करे तो उस ध्वनि को अपन कहते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर। सीधी सी बात है, टू कॉन्सोनेंट दो व्यंजन होंगे, वो गिवन देंगे वन साउंड, कितने साउंड, एक ध्वनि, यानी दो जो आपके व्यंजन है अगर वो एक ही ध्वनि को प्रोड्यूस करे तो अपन वहां कह सकते हैं कि कॉन्सोनेंट क्लस्टर हुआ है। अगला है मोनोफ्थोंग। मोनोफ्थोंग क्या होंगे। इट इज अ सिंगल वावल साउंड, यह एक अकेली स्वतंत्र स्वर ध्वनि होती है। प्योर वावल साउंड्स आर कॉल्ड मोनोफ्थोंग। प्योर का मतलब कि जो शुद्ध स्वर ध्वनियां हैं उन्हें हम मोनोफ्थोंग कहते हैं, जो एक अकेली जो है ध्वनि होती हैं। आगे हम बात करते हैं फ्रेज किसे कहते हैं। फ्रेज कहने का अर्थ है कि एक दो या दो से अधिक शब्दों का समूह। इट इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स, दो या दो से अधिक शब्दों का जो समूह होता है उसे हम फ्रेज कहते हैं। अगला है कनेक्टर क्या है। तो कनेक्ट करने का कार्य जो करता है वर्ड, वो उसे कहते हैं हम कनेक्टर। जैसे कि इट जॉइन टू नाउन्स एंड क्लोजेज इन अ सेंटेंस। तो एक वाक्य में दो संज्ञाओं, दो क्लोजेज उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य जो करता है वो कनेक्टर है। जैसे हम बात करें एंड, तो हम मैं लिखता हूं राम एंड श्याम। तो राम और श्याम के जो दो नाउन हैं हमारे पास, इन दोनों को कनेक्ट किसने किया, इस एंड ने। तो यह एंड एक कनेक्टर के रूप में कार्य करता है। आगे हम देखते हैं मेन क्वालिटी ऑफ अ मॉडल। जो मॉडल जिसे आप ऑक्सिलरी वर्ब कहते हो, वो क्या उसकी प्रमुख विशेषता है, मेन क्वालिटी, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो इसकी एक मेन क्वालिटी ये है कि जो मॉडल होते हैं न तो उनमें एस न ही ई एस दोनों फॉर्म नहीं होती। एस और ई एस की फॉर्म जिस मतलब वर्ब्स में नहीं होती वो मॉडल कहलाते हैं, जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अ मॉडल हैज नो एस एंड ई एस फॉर्म विद इट, इसके साथ ये फॉर्म नहीं होती हैं। अगला प्रश्न क्या है कि ग्रामर डेफिनेशन ऑफ डॉक्टर स्वीट। डॉक्टर स्वीट के अनुसार ग्रामर की डेफिनेशन या ग्रामर की डेफिनेशन क्या है। तो उन्होंने कहा ग्रामर इज द प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ अ लैंग्वेज। भाषा का व्यवहारिक व्यवहारिक जो विश्लेषण किया जाता है उस एनालिसिस को कहा जाता है ग्रामर। तो भाषा का व्यवहारिक जो विश्लेषण होगा वही आपका ग्रामर है। आगे हम प्रश्नों को देखते हैं कि फोनेटिक्स क्या है। तो फोनेटिक्स के बारे में पूछे, फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ साउंड एंड साउंड सिस्टम। ध्वनि और ध्वनि जो संरचना है, ध्वनि की जो व्यवस्था है उसका जो विज्ञान है, इन इंग्लिश अंग्रेजी में इस कोल्ड कहलाता है फोनेटिक्स। आपको समझ में आ गया होगा कि जो साउंड्स हैं, जो ध्वनियां हैं और ध्वनियों की जो व्यवस्था है, उनको जमाने की जो व्यवस्था है अंग्रेजी के अंदर, वह कहलाती है फोनेटिक्स। यह एक प्रकार का विज्ञान होता है।
अब इस फोनेटिक्स में क्या-क्या कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं? देयर आर 44 साउंड्स, टोटल जो साउंड्स हैं वो कितने हैं? 44 हैं। अब उनमें से जो 20 साउंड्स हैं वो तो वावेल साउंड्स हैं। कैसे हैं? 20 वावेल एंड 24 कॉन्सोनेंट। उनमें से जो टोटल साउंड्स में से 20 जो साउंड्स हैं वो वावेल साउंड हैं और 24 जो साउंड्स हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न में आप देख लीजिए, आपको डिफरेंस बताना है बिटवीन के बीच में, किस किस के बीच में डिफरेंस बताना है। वावेल साउंड, जो भी मैंने फोनेटिक्स में बात करी कि 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, 20 आपके वावेल साउंड होते हैं, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है, कैसे पता करेंगे कि क्या तो वावेल साउंड है, कौन से जो है आपके कॉन्सोनेंट साउंड हैं। तो देखते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड्स और वावेल साउंड में क्या अंतर है। वावेल साउंड्स आर 20 इन नंबर, संख्या में 20 होते हैं स्वर ध्वनियां। कॉन्सोनेंट साउंड्स आर 24 इन नंबर, संख्या में 24 कौन है? कॉन्सोनेंट साउंड्स। अगला है दीज आर डिविजिबल इन मोनोफथोंग्स एंड ग्लाइड्स, ये जो स्वर ध्वनियां होती हैं ये विभाजित होती हैं किसमें? मोनोफथोंग्स यानी सिंगल्स जो ध्वनियां हैं उसमें और ग्लाइड्स के अंदर। अगला इधर है दीज आर नॉट डिविजिबल एज सच, ये इस प्रकार से विभाजित नहीं होती हैं। उसके बाद अगला जो अंतर है, जो डिफरेंस आपको लिख के आना है वो है दियर सिंबल्स आर डिफिकल्ट टू लर्न, जो वावेल साउंड्स होते हैं उनके जो सिंबल होते हैं उनको याद करना टफ होता है, थोड़ा डिफिकल्ट है। बट जो आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं दियर सिंबल्स आर इजी टू लर्न, उनको याद करना बहुत ही सिंपल है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है इसके बीच में, वावेल साउंड और आपके कॉन्सोनेंट साउंड के बीच में। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डिफरेंस बिटवीन, अब इस बार आपको डिफरेंस बताना है बिटवीन आपकी जो वावेल साउंड है और आपकी जो कॉन्सोनेंट साउंड है उसके बीच में। ये प्रश्न जो है वो दोबारा रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, हम इसको पहले पढ़ चुके हैं, तो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपके यहाँ है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंडराइटिंग, एक जो अच्छी हैंडराइटिंग है, शुद्ध या अच्छा अच्छा लेखन जो है उसके आपको कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं बतानी है कि उसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो सबसे पहली जो विशेषता आपके गुड हैंडराइटिंग में होनी चाहिए वो है द राइटिंग शुड बी रीडेबल, जो आपने लिखा है लेख, वह लेख पठनीय, पढ़ने के लिए अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, इट मस्ट बी नीट एंड क्लीन, यह कैसा होगा? नीट एंड क्लीन का मतलब साफ सुथरा होना चाहिए, लेखन ऐसा हो जिसको दूसरा पढ़ सके और वह उसे अच्छा देख सके। इसके बाद है इट मस्ट बी प्लीजिंग फॉर आइज, देखने के लिए अच्छी हो, जो आपकी हैंडराइटिंग हो देखने में भी अच्छी हो, अट्रैक्टिव हो, इसका मतलब। लेटर शुड बी रिटन सिंपल, सिंपल मतलब सादगी भरे लेटर को होना चाहिए। एंड बोल्ड मतलब थोड़ा सा उसको डार्क लिखें। एंड क्लियर स्क्रिप्ट, उचित आकार में लिखे, ऐसा न लिखे कि एक अक्षर दाएं जा रहा है दूसरा अक्षर बाएं जा रहा है, एक बहुत ज्यादा ऊपर लिख दिया, बहुत दूसरा आपने बहुत ज्यादा नीचे लिख दिया है। तो एक ही लाइन के अंदर साफ सुथरा सिंपल वे में उसको बोल्ड के साथ लिखना है, जैसा आपको यहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बिल्कुल वैसे ही लिखना होता है। उसके बाद यहाँ से जो बड़ा प्रश्न, दो प्रश्न आपके पूछ सकता है, वो क्या क्या है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं और वो क्या है और उनका यूज हम किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब है क्या। मॉडल्स आर, यहाँ आपको आर कर लेना है, यहाँ जो है आपको आर लिखना है। मॉडल्स आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स, जो मॉडल्स होते हैं जिनको आप कैन कुड मेमाइट कहते हैं, वो जो मॉडल हैं वो सभी मॉडल कहलाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। दैट एक्सप्रेस, जो प्रदर्शित करते हैं द स्पीकर्स एटीट्यूड्स, स्पीकर के एटीट्यूड को। अब वो एटीट्यूड क्या होगा? चाहे किसी से परमिशन लेना हो, किसी को ऑर्डर देना हो, या ऑब्लिगेशन मानना हो, नेसेसिटी हो, कई सारी चीजें हो सकती हैं। और इनकी विशेषता हमने आपको बताई थी कि जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं या जो मॉडल होते हैं, इट हैज नो एस और ई एस फॉर्म्स, इनके अंदर यस या ई एस वाली फॉर्म नहीं होती हैं। अब हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। वापस मैं आपको समझा देता हूं। हमने अभी तक पढ़ा कि जो मॉडल्स हैं वो होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, जो बताती हैं स्पीकर यानी कि बोलने वाले की एटीट्यूड्स को बताती हैं। इसके अंदर एस और ईएस की फॉर्म नहीं होती हैं।
आप इनको सिंगल जो है साउंड के रूप में यूज करोगे। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कैन। इट यूजुअली एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी, योग्यता और क्षमता को दर्शाने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ। तो यहाँ हम ये बात बता रहे हैं कि हम में कैपेसिटी और एबिलिटी है। अगला है मे का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर परमिशन, टेकिंग परमिशन और गिविंग परमिशन, परमिशन लेने और देने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बात करें, मैं आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? तो यह जो है हम जनरली यूज करते हैं। ऐसे ही है शुड का प्रयोग। शुड का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? इट एक्सप्रेसेस ड्यूटी, ड्यूटी यानी कर्तव्य को बताने के लिए, नैतिक कर्तव्य को बताने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो एवरी स्टूडेंट्स शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए, चाहिए का अर्थ में प्रयोग होता है कि वो रेस्पेक्ट करे अपने से बड़ों की। उसके बाद मस्ट है, इट एक्सप्रेसेस नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन। तो ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी यानी आवश्यकता और अनिवार्यता को कौन दर्शाता है? मस्ट। एग्जाम्पल के लिए बात करें, यू मस्ट एंटर द एग्जाम हॉल इन द टाइम। इन टाइम यानी समय में जो है हमें एग्जाम हॉल में प्रवेश करना है, क्योंकि एग्जाम हॉल के अंदर परीक्षा का टाइम एक निश्चित समय है और अगर वहां नहीं गए तो आप उस परीक्षा से वंचित हो सकते हो। यानी यहाँ जाना आपके लिए कैसा है? अनिवार्य है। तो अनिवार्यता को दर्शाना हो वहां हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। ईटीसी, ईटीसी का मतलब इसके अलावा भी कई सारे मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, किंतु सारे के सारे आपको नहीं लिखने हैं। आपको अगर 3 नंबर का प्रश्न आए तो ये 4 मॉडल यूज करके और उनकी डेफिनेशन लिख के आनी है। तो यहाँ ये बात पूरी हो जाती है। अंतिम प्रश्न यहाँ से जो आपको पढ़ना है वो है ग्रामर टीचिंग स्ट्रेटजीज। ग्रामर को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए फॉर प्राइमरी क्लास लेवल, प्राथमिक कक्षाओं के हिसाब से। तो सबसे पहले ये इनका यूज क्यों हो रहा है और इनके यूजेज से फायदा क्या है वो देखते हैं। पहला ये है कि इट हेल्प्स इन, यह सहायता करती हैं फॉर्मिंग, फॉर्मिंग का मतलब बनाने में, ऑफ करेक्ट लैंग्वेज हैबिट्स, सही भाषा की जो आदतें हैं वो बनाने में मदद करती हैं। अगला है इट डेवलप्स, यह विकसित करती हैं द पावर ऑफ थिंकिंग, सोचने की क्षमता को, एंड रीजनिंग, तर्क करने की क्षमता को इन द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के अंदर। उसके बाद अगला है इट प्रोवाइड्स, यह प्रदान करती हैं सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, भाषा की जो है व्यवस्थित ज्ञान जो है वो प्रोवाइड करवाती हैं ग्रामर टीचिंग स्ट्रेटजीज। अब इसके लिए करेक्ट स्ट्रेटजी कौन कौन सी होनी चाहिए पढ़ाते वक्त? तो सबसे पहला है यूजिंग सोशल मीडिया। हम सोशल मीडिया का यूज करके भी जो है पढ़ा सकते हैं। जैसे हम यूट्यूब का प्रयोग कर रहे हैं, व्हाट्सएप का प्रयोग कर रहे हैं, वहां जब हम कई सारे सोशल मीडिया का यूज करके पढ़ाते हैं, उनको एक उसको हम टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं, तो हम ग्रामर को अच्छा पढ़ा सकते हैं। जैसे हमें पढ़ाना हो प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन अगर कोई 30 सेकंड के अंदर एक छोटा सा वीडियो बना के आपको समझा दे व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी किसी भी चीज तरीके से, तो आप बच्चों को आसानी से समझा सकते हो। अगला है करेक्ट नॉलेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो टीचर हैं वो पढ़ाते वक्त पार्ट्स ऑफ स्पीच का सही यूज करे। पहले नाउन पढ़ाए, नाउन के बाद प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ऐसे जो हैं बिल्कुल सिस्टम से उसे पढ़ाना चाहिए। अगला है वर्ड एंड वर्ड फॉर्मेशन, शब्द क्या है और उनका फॉर्मेशन, उनका बनना कैसे हुआ है ये समझाए। प्रीफिक्स एंड सफिक्स, उपसर्ग और प्रत्ययों को समझाए कि प्रीफिक्स कैसे हैं और सफिक्स कैसे हैं। आपकी जो है अंग्रेजी के अंदर उपसर्ग और प्रत्ययों का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और जैसे अगर अपन आगे बात करें सेंटेंस एंड दियर डिफरेंट काइंड्स, वाक्य और उनके अलग अलग प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इस प्रकार के जो आपके सेंटेंसेस हैं उनके टाइप्स भी समझाना है। अगला है टेंसेस को सही पढ़ाना चाहिए। टेंसेस के अंदर एक तो बताए जीरंड क्या होता है, मॉडल्स क्या होती हैं, इन्फिनिट वर्ब क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, इनको सबको बताना चाहिए। आगे हैं ड्रिल ऑफ ग्रामर, ग्रामर की जो है ड्रिल यानी प्रैक्टिस अच्छे प्रकार से करवाना है, मौखिक और लिखित दोनों रूप से। रोल प्ले, नाटक करवा के दिखाएं, किसी को डायलॉग बुलवा के यानी बोल बोल के उसको याद करवाएं, क्वेश्चन आंसर सुने, आप प्रश्न बोले वो आंसर बोलेंगे। अगला है वर्ड कार्ड्स, कार्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें ग्रामर
के रूल्स लिखे हो या ग्रामर से संबंधित शब्दावली हो तो उनका प्रयोग करके भी आप पढ़ा सकते हो। बाय यूजिंग गेम्स एक्टिविटीज, और कई प्रकार के खेल खिलाकर भी आप जो है ग्रामर को पढ़ा सकते हैं। तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजीज होती हैं ग्रामर को टीच करवाने की और रीड करवाने की। तो आई होप आपको यह यूनिट जो पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। इसकी जो पीडीएफ आप यहाँ देख पा रहे हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पे निःशुल्क मिल जाएगी। तो नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उसे पढ़ के, इस वीडियो को पढ़ के और उसे टेलीग्राम लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेलीग्राम ग्रुप।